जय हिंद एवरीवन, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज हम CDS एग्ज़ाम 1 2022 का हम लोग जीके का क्वेश्चन सेट का प्रैक्टिस करेंगे। एक से क्वेश्चन 1 से 120 तक का, ठीक है। बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन बताइए। आप लोगों को समय देते हैं ओनली 5 सेकेंड में आप लोग आंसर बताइएगा। आपको इससे प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको इस टॉपिक के रिलेटेड मैं रिवीजन भी करवा दूंगा कुछ, ठीक है। बिना समय गए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, इफ़ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ लेंस +2, ठीक है, +2, देन द इमेज क्या होगा बताइए। मैं आपको ये टॉपिक, ये चैप्टर मैं कंप्लीट करवाया हूँ। आप जाकर इस चैनल पे देख सकते हैं। इस चैनल का नाम क्या हुआ? PYQ पैटर्न। कोई दिक्कत, कोई शक वाली बात नहीं सर? बहुत बढ़िया। चलिए बताइए। मैग्निफिकेशन लेंस है +2, तो बताइए इमेज कैसा होगा। मैग्निफिकेशन से क्या फार्मूला ध्यान में आएगा? M = -B/U आएगा ना ध्यान में सर? हाँ, ध्यान में आएगा ये बात, बहुत बढ़िया। चलिए, +2 दिया हुआ है, तो बताइए इमेज आपका कैसा होगा। +2 है तो आपका इमेज कैसा होगा? इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा और लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोई शक वाली बात नहीं है। इसे एक थोड़ा सा हम रिवीजन करते हैं। चलिए, पहले हम बात करते हैं, अगर मानिए कि कॉनकेव मिरर के केस में हम बात करते हैं। कॉनकेव मिरर के केस में क्या होता है कि अगर इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है तो कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। बहुत बढ़िया। और कोई ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा गया है तो सेंटर C और F के बीच में बनेगा। अगर सेंटर पे है तो सेंटर पे ही बनेगा। बिटवीन सेंटर और फोकस के बीच में तो बियॉन्ड C बनेगा, और फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे बनेगा। ये सब हम बता चुके हैं। अब फोकस और पोल पे होगा तो बिहाइंड द मिरर बनेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? रेजिस्टिविटी सिल्वर, नाइक्रोम एंड ग्लास एट रूम टेम्परेचर। इसका करेक्ट सीक्वेंस बताइए, कौन होगा? रेजिस्टिविटी जो है सिल्वर, नाइक्रोम और ग्लास का, सिल्वर से हमको क्या ध्यान में आएगा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बहुत बढ़िया। नाइक्रोम से हमको बल्ब ध्यान में आनी चाहिए। ग्लास एक एमोर्फस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये हम लोग रिलेट कर सकते हैं। चलो, बहुत बढ़िया। ये इज द राइट आंसर। सिल्वर, नाइक्रोम और ग्लास करेक्ट सीक्वेंस में आपका है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। एट द टाइम शॉर्ट सर्किट द करेंट इज इन द सर्किट क्या होगा बताइए। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होगा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आया हुआ है कितना बार ये एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, समझे। सबसे पहले हम बात करते हैं, समझो, फ्यूज के बारे में पहले बात करते हैं। फ्यूज में क्या होता है? फ्यूज में सर लो मेल्टिंग पॉइंट मिलता है, इसमें हाई रेजिस्टेंस होता है, इसका जो अलॉय होता है फ्यूज का, लीड और टिन का होता है। लीड को हम सर PB से डिनोट करते हैं और टिन को SN से डिनोट करते हैं। अरे बहुत बढ़िया, ठीक है। फ्यूज क्या करता है? तो प्रोटेक्ट करता है कि स्टॉप फ्लो अनड्यूली हाई करेंट नहीं है। चलो, बहुत बढ़िया, वही बात है। शॉर्ट सर्किट में क्या होगा? इंक्रीज हेवनली इज द राइट आंसर। ऑप्शन 3 क्या? C इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? चलो, बहुत बढ़िया। अगर मानो रेजिस्टेंस डबल करेंगे तो करंट क्या होगा? रेजिस्टेंस डबल करने पर करंट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। पहले इंसुलेटर होगा, फिर एलॉय, फिर कंडक्टर, ये भी सीक्वेंस में है। टंगस्टन, मैग्नीन और डायमंड, ये भी आपका क्या है? सीक्वेंस में भी ध्यान में आनी चाहिए। इंसुलेटर, एलॉय, कंडक्टर। इधर एक और ऑप्शन याद रखिएगा, टंगस्टन, मैग्नीन और डायमंड। डायमंड का कितना होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4। बहुत बढ़िया। डायमंड आपका क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी ध्यान में आनी चाहिए। चलो, इतना रिवीजन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट में जो है क्या गलत है ये बताना है। कौन सा चीज़ आपका गलत दिया गया है ये आप बताइए। चलो,
पढ़े पढ़ते इलेक्ट्रिक मोटर जो है कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। बिल्कुल राइट बात है, हम आपको पढ़ाए भी हैं, इसे पिछले वाले PYQ में हम करवाए भी हैं सर। बहुत बढ़िया बताया। इलेक्ट्रिक जो मोटर है आपका कन्वर्ट करता है आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। बहुत सही बात है। चलो, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है क्या वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम EMI बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो आपका पहले हम ध्यान में रखेगा, इलेक्ट्रिक मोटर जो है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है। ये भी ध्यान में आनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करेक्टर विल बी पैरेलल एंड स्ट्रेट लाइन। ये भी लाइन आपका सही है। ए वायर विथ अ ग्रीन इंसुलेशन यूजली सप्लाई लाइव वायर। लाइव वायर हमेशा रेड का होता है ना कि ग्रीन का होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि आपका रॉन्ग पूछा हुआ था। समझ में आया? लाइव वायर में रेड होता है, अर्थ में ग्रीन होता है, ब्लैक में न्यूट्रल होता है। ये भी ध्यान में नहीं चाहिए। चलो, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, मेरे चैनल पे जाकर देख लीजिएगा। एक बॉय कंप्लीट अराउंड सर्कुलर ट्रैक डायमीटर 20 मीटर इन 30 सेकेंड। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एंड द एंड ऑफ 3 मिनट्स एंड 45 सेकेंड। बताइए, करिए। डिस्प्लेसमेंट जानते हैं, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 0 होता है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 तीनों हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस आपका ओनली क्या होगा? 0 डिस्टेंस हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। ये भी ध्यान में आनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट क्या करता है? शॉर्टेज डिस्टेंस जो पाथ जो है वो कवर करता है, बस। अब निकल जाएगा, इसे निकाल दो। सी द राइट आंसर। 200 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। कितना होगा? 200 मीटर। ठीक है, निकाल लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्पेस कम है और मोबाइल से यूज़ कर रहे, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं निकाल रहा हूँ। ये बताइए, व्हाट हैपन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल। ठीक है, मास को क्या कर दिया यहाँ पे? देखो, डबल कर दिया। द डिस्टेंस बिटवीन देम ऑल्सो इज डबल। डिस्टेंस को भी डबल कर दिया है, जिसको बताइए क्या आंसर होगा। अब फार्मूला जानते हैं। इफ बराबर GM1M2 बटा R² होता है। अरे सर बताए हुए हैं। जी का मान होता है 6 पॉइंट, कैपिटल जी का मान मैं बता रहा हूँ 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 और ऊपर कर दिए थे। चलो, बहुत बढ़िया सर। स्मॉल जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जी क्या है आपका? कैपिटल जी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता है बॉडी में, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। इजीली वे में ये समझ लो। अरे समझे? हाँ सर, आपने बताया, गजब बताया। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया। चलो, बहुत बढ़िया। ग्रेविटेशनल फोर्स आपने समझ लिया। हाँ सर, आपने ग्रेविटेशनल फोर्स लाजवाब आपने बता दिया। चलो, अब निकाल दो। व्हाट हैपेंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में पूछा हुआ है। इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, मास को डबल कर देंगे तो डिस्टेंस बिटवीन देम ऑल्सो इज डबल। बताइए फॉर्मूला क्या होता है? बराबर GM1 बटा R²। उसमें निकाल के रख दो, मास दिया और डिस्टेंस दिया हुआ है। सी इज द राइट आंसर। आप जब निकालोगे वैल्यू तो इतना आएगा। द फोर्स वुड बी हाफ। दो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, मास ऑफ एक ऑब्जेक्ट का मास वन ऑब्जेक्ट इज डबल, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑल्सो डबल। क्वेश्चन नंबर 7। द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज यूज कंप्लीट कंबसन 1 मोल ग्लूकोज इज। कितना होगा? सी इज द राइट आंसर। इसमें समय देने वाली बात ही नहीं है। ये बताइए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का कौन एग्जाम्पल नहीं है? ये पूछ दिया है, बताइए। ए टेस्ट बेटर चेंज इफ द लेफ्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। ठीक है, टेस्ट की बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। टेस्ट ऑफ बटर चेंज इफ लेफ्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। चलो, मान लेते हैं। ये रेडिश ब्राउन गेट कोटेड आर्टिकल मेड ऑफ आयरन। ये तो 100% है ये ऑप्शन। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि वाइन गेट सोर विद टाइम ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। ये भी एग्जांपल याद रखिएगा। यूपीएससी इस एग्जांपल को ऐसे भी पूछ सकते हैं, वाइन गेट सोर विद टाइम, और किसका एग्जांपल है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसे करके भी पूछ सकता है एग्जांपल में। ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। ठीक है,
हमको ध्यान में आ गया कि सर आपने बताया कि वाइन गेट्स सोर विथ टाइम, ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन ठीक है। टेस्ट ऑफ बटर चेंजेज इफ द लेफ्ट ऑफ लॉन्ग पीरियड, ये भी सही बात है। रेडिश ब्राउन गेट्स कोटेड विथ आर्टिकल मेड ऑफ आयरन, ये भी सही है। चलो गलत पूछ रहा है कौन है, तो यही होगा भाई ऑप्शन बी। क्या ये वाइट सब्सटेंस इज फॉर्म व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन बैरियम क्लोराइड मिक्स विद सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, यही गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का बी। ये तो वेरी वेरी, ये तो कितना बार आया हुआ है क्वेश्चन यार। मेथेनोइक एसिड में बताइए क्या होगा। ये तो आप मेथेनोइक एसिड में एंड स्टिंग ध्यान में आनी चाहिए, निडल स्टिंग भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेथेनोइक एसिड में क्या होगा, एंड स्टिंग। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। व्हाट इज द नंबर ऑफ हीलियम इन 104 ग्राम दे दिया हुआ, चलो बताओ। क्वेश्चन नंबर 10, हीली 104 ग्राम है। हीलियम का कितना है वैल्यू बताओ। हीलियम का कितना है, हीलियम का बताओ कितना होगा। 2 होगा, ठीक, बहुत बढ़िया। 2 हुआ, 2 पंचे 10, 52 आया। 52 आ गया, अरे आया ना 52। 2 से फिर डिवाइड कर, 2 ना 4, 2 से 12। बताओ इसका आंसर, इजी है। 104, इसका एटॉमिक वेट कितना हो, 4, 8, 4, 24, 26, 13, सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एटॉमिक मास देखे निकाल लेना, डिवाइड करके निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। वाइल बर्निंग हाइड्रोकार्बन फ्यूल इफ वी सी अ येलो फ्लेम, येलो फ्लेम की बात कर दिया। चलो, विद अ लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक, इसका भी बात कर दिया। इट मीन्स फ्यूल इज क्या होगा बताइए। बर्निंग कंप्लीटली वेट, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ाए हुए हैं यार, गलती नहीं करना। मिड ऑफ अन, मिड के साथ ऑफ लगेगा, क्या होगा, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज द राइट आंसर। ये पढ़ाए हुए हैं यार, चैनल पर जाकर देख लेना। एक्टिव में कितना बार ये क्वेश्चन रिपीट है, इसलिए मैं बता, इसलिए मैं यहाँ पे रिवीजन नहीं करवा रहा हूँ। वाइल बर्निंग हाइड्रोकार्बन फ्यूल येलो फ्लेम विद अ लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक जब देता है तो क्या होगा, तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। चलो, क्लीन फ्लेम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में देता है, ये भी याद रखिएगा। द नंबर ऑफ सेचुरेटेड एंड कंसिडर्ड हाइड्रो का अनसेचुरेटेड बॉन्ड साइक्लोहेक्सेन आर, क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 बताओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन नॉन मेटल आर डिजॉल्व इन वाटर, बताइए। जब नॉन मेटल होगा डिजॉल्व इन वाटर में तो क्या होगा बताओ। मेटल और नॉन मेटल की बात है, बताओ बताओ गाइस। मेटल और नॉन मेटल बताइएगा। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का गेन होता है, हाइड्रोजन का लॉस होता है, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। चलो पहले हम जान लेते हैं मेटल के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं। चलो इधर इसको रिवीजन करवा देते हैं। चलो, मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है मेटल, ठीक है। मेटल से आपको ध्यान में आनी चाहिए कि ये गोल्ड जो होता है मोस्ट डक्टाइल होता है, बहुत बढ़िया। इसमें सोनरस देखने को मिलता है। मेटल आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है और क्रोसिव नेचर का होता है, बहुत बढ़िया। अब नॉन मेटल के बारे में पूछा, तो नॉन मेटल के बारे में बताइए सर। नॉन मेटल थिक इलेक्ट्रॉन लेता है, नॉन मेटल में लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। नॉन मेटल में क्या होता है, ब्रिटल होता है, ब्रेक इजीली होता है, नॉन रिफ्लेक्टिव होता है। नॉन मेटल में आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखने को मिलता है। सुनो, नॉन मेटल में क्या होता है, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखने को मिलता है, ये बात आपको ध्यान में आनी चाहिए। आएगा ना। नॉन मेटल आर डिजॉल्व इन वाटर, तो क्या इसमें प्रोड्यूस करेगा ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का बताइए आंसर, क्या होगा, क्या नॉन मेटल प्रोड्यूस करेगा।
मेटल आपका बेसिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, सुनो, मेटल आपका बेसिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और नॉन मेटल आपका एसिडिक प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। नॉन मेटल आपका एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट, नहीं बताया है, करेक्ट रिगार्डिंग जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, बताइए क्वेश्चन नंबर 14। नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड टू जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, क्वेश्चन नंबर 14। In this taking of gene from organism isolated and transfer to the cell of other organism, मानते हैं होगा सही, इतना बड़ा स्टेटमेंट है। चलो, the gene of insect resistance may be separated from the produce of transgenic animal to novel gene and novel gas तो helium trypton xenon radon सब होता है। नहीं, ओनली जहाँ यूपीएससी देगा सम देगा तो वो 70% है कि वो गलत ऑप्शन रहेगा। हम इससे एलिमिनेट किए तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी इज द राइट आंसर, समझे। क्वेश्चन नंबर 14 का बी इज द राइट आंसर। गोल्ड आपका मोस्ट डक्टाइल होता है, ध्यान में आनी चाहिए। लीड और मरकरी आपका क्या है, मेटल है, ध्यान में रखिएगा। लीड और मरकरी आपका पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, ये एक्सेप्शन हम बताए थे, ये ध्यान में आनी चाहिए। चलो, suppose due to an accident lining of mouth and of esophagus person is injured, यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। चलो ये बताइए क्वेश्चन नंबर 15, ये अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा डैमेज होगा बताइए। देखो, सिचुएटेड अभी हाइड्रोकार्बन था ना, उसमें एल्केन होगा। अनसिचुएटेड में क्या होगा, एल्किन और अल्काइन होगा। एल्किन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। एल्किन का होता है CnH2n और अल्काइन का होता है CnH2n-2। ये आपको ध्यान में आनी चाहिए, आएगा ना। चलो, ये क्वेश्चन का जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 15, इजी क्वेश्चन बताओ। सब हम पढ़ा चुके हैं यार, सब ऑल थिंग्स आप जाकर देख सकते हो मेरे चैनल पे यार। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा, कौन सा मसल डैमेज हुआ है, एसोफेगस हुआ है, तो कौन सा होगा बताओ। बताइए क्वेश्चन नंबर 15, सी द राइट आंसर, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू जो है क्या होगा आपका, डैमेज हो जाएगा, ये आपको ध्यान में आनी चाहिए। स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू आपको डैमेज हो जाएगा। चलो देखो इधर, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू में ध्यान सुनो, ब्लड वेसल्स और एल्वेली ऑफ लंग्स डैमेज होगा। और सर क्या बता दिए, हम बताएं बेटा, ब्लड वेसल्स और एल्वेली ऑफ लंग्स सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। तो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू में क्या होगा, एसोफेगस एंड लाइनिंग ऑफ माउथ। स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू में क्या होगा, देखो आपको एसोफेगस एंड लाइनिंग ऑफ माउथ होगा। एक होता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल जो स्किन के लिए होता है, ठीक है। एक होता है टॉल एपिथेलियल टिश्यू जो होता है इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन के लिए। एक होता है क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू जो होता है किडनी डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड के लिए होता है, ये भी ध्यान में आना चाहिए। एक होता है सिलेटेड और कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू जो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, स्पाइनल कॉर्ड के लिए होता है, ये आपको ध्यान में आनी चाहिए। कार्टिलेज क्या होता है, नोज, ईयर, ट्रैकिया, लाइरिंग्स आपको ध्यान में आनी चाहिए। बस हो गया रिवीजन। चलो ये बताओ सेल मेम्ब्रेन के बारे में।
सेल मेम्ब्रेन सेलुलोज तो प्लांट, सुनो, सेल मेम्ब्रेन की कहानी में क्या था, सेलुलोज जो होता है, प्लांट जो होता है, प्लांट का जो सेल वाला होता है सेलुलोज से बना होता है, बैक्टीरिया का पेप्टोग्लाइकिन का बना होता है, फंगाई का चितिन का बना होता है, ठीक है। इट इज़ अ परमेबल स्ट्रक्चर, नहीं बाबू, ये परमेबल फॉर ऑल सब्सटेंसेस, नहीं, गलत है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में इट इज डजंट, नहीं, सेल मेम्ब्रेन का तो काम ही अलाउ करना। इट इज इन्फ्लुएंस टू द सेल मटेरियल्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, इट इज फ्लेक्सिबल होता है, बहुत बढ़िया। सेल मेम्ब्रेन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान में होगा। इस सेल मेम्ब्रेन को आप लोग क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, अरे बहुत बढ़िया। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल होता है, इसको यूनिवर्सल मेम्ब्रेन भी बना बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो होता है बेटा आपका लिपो प्रोटीन का बना होता है, मतलब लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। सेल मेम्ब्रेन को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, इसको सेलेक्टिव मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये परमिट करना, एंट्री करना और एग्जिट करना, ठीक है। बहुत बढ़िया। प्लांट प्रिपेयर ग्लूकोज इन द प्रोसेस ऑफ, बताइए, क्वेश्चन नंबर 17, फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। प्लांट जो प्रिपेयर करता है ग्लूकोज, तो कौन सा प्रोसेस के द्वारा, रिस्पिरेशन थोड़ी होगा, रिस्पिरेशन तो हम लोग करते हैं। डिग्रेडेशन का ऑप्शन, ये मिनरल कहाँ से आ जाएगा भाई, ये ऑप्शन बच्चा फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, या केमिकल एनर्जी होता है लाइट एनर्जी में कन्वर्ट, ये आप लोग जवाब दीजिएगा। और इसमें कौन सा कलर मैक्सिमम ज़्यादा होता है, ब्लू होता है या रेड होता है, ये आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलो बढ़िया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का स्पीड होता है फोटोसिंथेसिस में, ये पॉइंट आपको ध्यान में आनी चाहिए। द डिजीज रिएक्टेस डेवलप चिल्ड्रेन ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, कौन सा, बताइए दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, विटामिन डी होगा, इसमें समय नहीं देंगे। वही विटामिन डी है जो डेफिशिएंसी करता है। रिक्टेस का विटामिन ए क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस के लिए होता है। विटामिन बी क्या होता है, बेरी बेरी के लिए होता है। विटामिन सी से स्कर भी ध्यान में आनी चाहिए। चलो बताइए, प्लमनरी आर्टरी कैपिलरीज के बारे में बताओ। हम ये सब पढ़ा चुके हैं यार। प्लमनरी आर्टरी, सुनो, आर्टरी क्या करता है, प्लमनरी आर्टरी में क्या होता है बताओ। आर्टरी का काम क्या है कि सांस अच्छा खून ले जाना है, लेकिन इस ऑप्शन में आता है प्लमनरी आर्टरी जो गंदा खून ले जाती है, बहुत बढ़िया, ये बात आपको पता है। प्लमनरी आर्टरी क्या करती है, ये ले जाती है आपको हार्ट से लंग की ओर, बहुत बढ़िया। वेन क्या ले जाती है, लंग से हार्ट की ओर ले जाती है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या आंसर होगा, देखो प्लमनरी आर्टरी क्या करता है, हार्ट से लंग की ओर ले जाता है, अरे ये हार्ट से लंग की ओर ले जाता है, तो ये मिल गया। प्लमनरी आर्टरी सर जो है हार्ट से कैरी ब्लड करती है और हार्ट से लंग की ओर ले जाती है, ठीक है, गंदा खून ले जाती है। लेकिन आर्टरी जो है सर आपका अच्छा खून ले जाती है, बहुत बढ़िया। कैपिलरीज क्या करता है बताइए, कैपिलरीज क्या करेगा, बताइए कैपिलरीज क्या करता है। कैपिलरीज क्या करता है, कनेक्शन बिटवीन आर्टरी एंड वेन के बीच में कनेक्शन बनाता है, बहुत बढ़िया। चलो कोरोनरी आर्टरी क्या करता है बताना। कोरोनरी आर्टरी सर जो है ब्लड को हार्ट कैरी ब्लड करती है और हार्ट मसल की ओर ले जाती है कोरोनरी आर्टरी, चलो बहुत बढ़िया। प्लमनरी वेन जो है लंग से हार्ट की ओर ले जाती है, लंग से हार्ट की ओर। प्लमनरी आर्टरी जो है हार्ट से लंग की ओर, हार्ट से लंग, हार्ट से लंग, हार्ट से लंग, ठीक, बहुत बढ़िया। वेन क्या करती है, लंग से हार्ट ले जाती है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्क्रीन शॉट ले लेना, अच्छा क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड टू ग्रीन हाउस गैस के बारे में बताया, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 बताओ। ग्रीन हाउस गैस क्या बोला है, ग्रीन हाउस द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, क्वेश्चन आराम से पढ़ेंगे। द शॉर्टर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन सन कैन एंटर इनटू ग्रीन हाउस गैस एंड लॉन्गर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन एंड ग्राउंड एंड प्लांट इनसाइड द ग्रीन हाउस कांट पास थ्रू आउट ऑफ द ग्लास, ठीक, चलो मानते हैं। द शॉर्टर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन, ऑप्शन बी पढ़ो, फ्रॉम द सन कैन इंटर ग्रीन हाउस गैस एंड लॉन्गर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द ग्राउंड प्लांट इनसाइड द बैक आउट थ्रू द ग्लव्स, ये गलत।
द शॉर्टर वेवलेंथ सन कांट इंटर, सन कहाँ से इंटर करेगा, नो इंफ्रारेड रेडिएशन, ये हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो क्या होता है कि द शॉर्टर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम सन कैन इंटर इनटू ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, वाइल वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द ग्राउंड एंड प्लांट इनसाइड द ग्रीन हाउस गैस कांट बैक आउट थ्रू द ग्लास। ऑप्शन ए द राइट आंसर। 21 बताइए। एन ऑब्जेक्ट 90 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है, सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट वुड बी वेट व्हेन मेजर ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट वेयर द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9 टाइम्स। बताइए क्वेश्चन नंबर 21। न्यूमेरिकल हम बता चुके हैं, आप लोग सोल्यूशन बता देख लीजिएगा। इसका आएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, ठीक है। द ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार ड्यू टू, जैसे हम पानी को कॉइन में रखें, जब पानी को कॉइन में रखते हैं, को सॉरी एक बाल्टी में पानी लीजिए या मग में पानी लेकर उसको कॉइन को रखिएगा तो लगेगा, और तो ऐसा लगेगा कि आप नज़दीक में आपको दिखाई दे रहा है, मतलब कि कैसा दिखाई देगा, लगेगा कि अरे नज़दीक में थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कॉइन, उस टाइप का फील होता है। और बहुत बढ़िया सर। जैसे एटमॉस्फेयर की रिफ्लेक्शन क्या होता है ये पहले बताइए ना। एक मीडियम से देखो, रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट गया टकरा के वापस चला आया अपने मीडियम में, सिर्फ अपने मीडियम में, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चल जाता है और बेंड हो जाता है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। बहुत बढ़िया। जैसे में एडवांस सनराइज, सनसेट या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये सब क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। स्कैटरिंग में क्या होगा, सनराइज सनसेट तो होगा, उसमें भी होगा, और जो स्काई जो ब्लू कलर का होता है वो सब स्कैटरिंग के कारण होता है, बस याद रखिएगा इतना चीज़ बस। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट, बी अच्छा ऑप्शन बनाया था यूपीएससी। क्वेश्चन 22 के बी इज द राइट आंसर। रिफ्रैक्शन होगा ना कि रिफ्लेक्शन होगा। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो होता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। चलो ये बता दीजिए, ये कौन अभी जस्ट बताएं। कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया है, कहाँ एट द व्हाट डिस्टेंस विल बी फ्रंट ऑफ लेंस गेट ए रियल इमेज, ठीक है, एट सेम साइज। सेम साइज कहाँ बनाता है इमेज, सेंटर पे बनाता है, और सर सेंटर पे बनाता है, और सेंटर और कन्वेचर के बीच में 15 + 15 कर दें तो कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। तो शक वाली बात नहीं है। चलो कन्वेक्स लेंस किस में हम बताए हैं, कभी भी सेंटर पे इमेज सेंटर पे ही बनेगा, ठीक है, और सेम साइज का बनता है सेंटर पे। फोकस पे आपको हाईली इनलार्ज बनता है, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 24 बताइए। बायोगैस के बारे में क्या सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 बताइए, बायोगैस के बारे में क्या सही नहीं है, ठीक है। बायोगैस के बारे में बताइए क्या सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24। बायोगैस में याद रखिएगा क्या सही नहीं है। इट इज़ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। पहले पढ़ते इट इज मेनली कंपोज ऑफ मीथेन गैस, ये भी ऑप्शन आ सकता है एग्जाम में। जो बायोगैस है आपका मेनली कंपोज होता है मीथेन गैस से, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। क्या बोलता है कि मीथेन गैस का फॉर्मूला आप लोग कमेंट सेक्शन में जरा बताना कितना होता है। इट इज़ फॉर्म बाई द डिकम्पोजिशन ऑफ काउ डंग इन द ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये भी बात सही है। इट इज बर्न आउट विद नो रिड्यूस, ये भी सही है। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यही गलत। 24 का बी इज द राइट आंसर। 24 का बी द राइट आंसर क्या होगा। बायोगैस में क्या होता है कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होता है, बल्कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। क्या होता है आपका, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, समझे। क्या होता है आपका, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ये आपको ध्यान में आनी चाहिए। चलो कौन कौन बायोगैस ये बताइएगा। अरे कितना बारी क्वेश्चन पूछा है। विच द मिनरल एसिड इज फाउंड इन ह्यूमन स्टमक, ह्यूमन स्टमक में बताइए। क्वेश्चन नंबर 25। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा यार। लैक्टिक एसिड से क्या रिलेट कर सकते हैं, लैक्टिक एसिड में दही में होता है सर। लैक्टिक एसिड से क्रैम्प आपको ध्यान में आनी चाहिए, क्रैम्प हो जाता है। मेथनोइक एसिड से क्या ध्यान में आएगा, एंटी स्टिंग में होता है। फॉर्मिक एसिड भी आपको ध्यान में आनी चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 26 बताइए।
लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव्स लिटमस। लिटमस से आपको क्या ध्यान रहेगा, लाइकेन, लाइकेन से क्या ध्यान, लाइकेन, लाइकेन से क्या ध्यान रहेगा, थैलोफाइटा आपको ध्यान में आनी चाहिए। तो सी द राइट आंसर, समझे। मेन रीजन ऑफ एसिड रेन बताइए। एसिड रेन लेस देन 5.56 होता है। नाइट्रोजन और क्या कौन सा, NO2 और SO2 होता है, ये भी गैस होता है, आपको ध्यान में नहीं चाहिए। NO2 मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड और SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 27 यही द राइट आंसर क्या बोले, डिजोल्यूशन ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इन रेन लेस देन 5.6 इसका वैल्यू होता है, ये भी ध्यान में नहीं चाहिए। मेन रीजन क्या होता है एसिड रेन का, तो सर एसिड रेन का यही होता है, डिजोल्यूशन ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इन रेन, ये इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, म्यूटेशन इन अ वायरस कॉज ड्यू टू चेंज इन इट्स, क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 बी इज द राइट आंसर। डिफिनेशन या म्यूटेशन इज अ वायरस कॉज ड्यू टू चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। 29 बताओ। ईस्ट हो गया, ब्रेक क्या करता है, ब्रेड बिलोंग्स टू विच ग्रुप में बताइए। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ, फंगाई में होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फंगाई में ईस्ट, मोल्ड मशरूम इस ध्यान में आपको आनी चाहिए। मोनेरा और प्रोटिस्टा आप देख लीजिए कौन से ग्रुप में क्या है, हम पढ़ाए थे प्लांट किंगडम, एक स्पेशल टॉपिक बना के हम रखे हुए, आप वहाँ पे जाके रिवीजन कर लीजिए। 30 बताइए। हाइफे आर, हाइफे क्या है आपका, एक थिन थ्रेड फ्रॉम फंगाई है। हाइफे क्या है आपका, थिन थ्रेड फॉर्म बाय मिनी फंगाई। हाइफे क्या है आपका, थिन थ्रेड फॉर्म बाय मिनी फंगाई, आपको ध्यान में आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31, विच आर द फॉलोइंग द फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट इन द वर्ल्ड टू रीच अ पॉपुलेशन साइज ऑफ 1 मिलियन प्लस सिटी, कौन होगा बताइए। तो करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, लंदन इज द राइट आंसर। लंदन होगा फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट इन द वर्ल्ड टू रीच अ पॉपुलेशन साइज ऑफ 1 मिलियन, इज द राइट आंसर। कोपियन स्कीम यार ये मुझे भी याद नहीं होता, इसलिए आप लोग देख लीजिए कैसे भी आप याद कर लीजिएगा। विच द फ्लोइंग क्लाइमेट टाइप कोपियन स्कीम इज बेस्ट सिचुएटेड टू डिस्क्राइब क्लाइमेट, राजस्थान क्या है इसका ट्रिक होता है, अब देख लीजिएगा आप लोग। कोपियन क्लासिफिकेशन, क्वेश्चन नंबर 32 बी, 32 का क्या होगा आपका, सी द राइट आंसर। BWSW याद रखिएगा। 32 का सी द राइट आंसर। वेयर आर बरमूडा आइसलैंड बताइए कहाँ लोकेटेड है। बरमूडा आइसलैंड कहाँ लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 33, बरमूडा आइसलैंड आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में लोकेटेड है, याद रखिएगा। बरमूडा आइसलैंड जो है बेटा आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में है। बरमूडा आइसलैंड लोकेटेड कहाँ है आपका, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ये पॉइंट याद रखिएगा। बरमूडा आइसलैंड कहाँ है आपका लोकेटेड, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से आ सकता है, याद रखिएगा। विच द फ्लोइंग स्टेट यूनियन टेरिटोरी हाईएस्ट परसेंटेज फॉरेस्ट एरिया टू जोग्राफिकल एरिया बताइए। विच ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटोरी ए हाईएस्ट परसेंटेज क्या है, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया टू टोटल जोग्राफिकल एरिया बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, हाईएस्ट परसेंटेज फॉरेस्ट एरिया टू जोग्राफिकल एरिया। क्वेश्चन नंबर 34 बी इज द राइट आंसर, क्या होगा आपका, बी आपका
राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 का बी इज द राइट आंसर। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया टू ज्योग्राफिकल एरिया, अब पूछ दिया था यूनियन टेरिटोरी में, तो आपका लक्षद्वीप इज द राइट आंसर। चलो ये बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। इन इंडिया पीरियड स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू डिकेड, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 बताइए। 21 से 51 के बीच में, याद रखिएगा 21 से 51 के बीच में है इधर राइट आंसर। 35 का सी। 1921 से 51 के बीच में क्या था, स्टेडी पॉपुलेशन क्या हो गया था आपका, ग्रोथ इन इंडिया द पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू डिकेड ऑफ 1911 से 21, सी इज द राइट आंसर। 21 से 51 के बीच में आपको ध्यान में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए ये बताइए, मानीकरण इन हिमाचल प्रदेश इज नन फॉर, किसके लिए है ये बताओ। मानीकरण इन हिमाचल प्रदेश इज नन फॉर। क्वेश्चन नंबर 36 जियोथर्मल एनर्जी के लिए है, याद रखिएगा। जो मानीकरण है इन हिमाचल प्रदेश में जियोथर्मल एनर्जी के लिए, हिमाचल प्रदेश से क्या रिलेट कर सकते हैं, सिपकिला पास उधर ही है, ये आपको पॉइंट ध्यान में आनी चाहिए। कांगड़ा टी आप ध्यान में आनी चाहिए करेंट अफेयर में, ये सब आप रिलेट कर सकते हैं। विच इज द फॉलोइंग फर्स्ट मोटेड आइडिया ऑफ डिफिशिएंट फाइनेंसिंग, बताइए कौन बताए थे। फर्स्ट मोटेड आइडिया ऑफ डिफिशिएंट फाइनेंसिंग, आइडिया ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग के बारे में क्वेश्चन नंबर 37। इनका नाम क्या है, जॉन माइनेरार्ड काइंस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 का सी द राइट आंसर। फर्स्ट mooted the idea of deficit financing, John Maynard Keynes is the right answer। चलो 38 बताओ। चलो क्या बोला, जी द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में बताना है। चलो बहुत बढ़िया, इन्वायरमेंट के बारे में बताना है। कितना ऑप्शन किस में से सही है, पहले देखते हैं। सप्लाइंग रिसोर्सेज सस्टेन क्या, प्रोवाइडिंग एस्थेटिक सर्विस, बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 इन्वायरमेंट के बारे में अगर दिया गया है तो यूपीएससी हमेशा सही देता है, हमेशा सही देता है, हमेशा सही यूपीएससी देता है। आपको ध्यान में ये चीज़ आनी चाहिए। बताइए इन्वायरमेंट के बारे में क्या है। इन्वायरमेंट में आपको ध्यान में आएगा, इन्वायरमेंट डे क्या मनाया जाता है, 5 जून को इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। जब इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है आपका, 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 39 हु among the following formulated the concept of poverty as a measurable development indicator the Indian subcontinent, बताइए। Who among the following formulated the concept of poverty, concept of poverty, ठीक है, concept of poverty as a measurable development indicator the Indian subcontinent। क्वेश्चन नंबर 39 दादा भाई नेहरूजी द राइट आंसर। दादा भाई नेहरूजी जी ही जो थे वो बताए थे, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉर्मुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी एज अ मेजरेबल डेवलपमेंट इंडिकेटर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, 39 का इज द राइट आंसर। 40 बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिनोट्स द इनपुट the term of tool machine building raw material in the money had required to stage of production, fixed capital, working capital और physical capital या human capital, बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं, टूल्स मशीन बिल्डिंग, ठीक है, टूल मशीन बिल्डिंग, रॉ मटेरियल के बारे में बात कर रहा है एंड मनी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। एनी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन क्या हो, क्वेश्चन नंबर 40 सी इज द राइट आंसर। फिजिकल कैपिटल इज द राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद करना होगा, समझे। ऐसे हम अलग से पढ़ा देंगे, फिक्स कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है,
फिजिकल कैपिटल क्या होता है ये हमको पढ़ा देंगे आपको सही से, ठीक है। ठीक है, फिजिकल कैपिटल इज द राइट आंसर। चलिए विच द फॉलोइंग इनपुट इज रिक्वायर्ड इज लेस क्वांटिटी इन केस ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, बताइए। क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्या है, फॉलोइंग इनपुट इज रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी इन केस ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, क्या आंसर होगा 41। लैंड इज द राइट आंसर। चलो ये बताओ, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, बताइए क्वेश्चन नंबर 42। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2005, इट इज इंश्योर 175 डे एम्प्लॉयमेंट ना 175 डे आइडिया हम लॉन्च किए ही हैं। इसमें से यूपीएससी आपको दिमाग लगाने के लिए भी बोलेगा। अब ऐसा नहीं कि आप जो पढ़ के जाएंगे एग्जैक्ट आपको सेम ऑप्शन में दिखेगा, ऐसा नहीं होगा यूपीएससी एग्जाम में, ठीक। इट इज़ गिव हायर वेज ऑफ द वुमेन वर्कर्स, ये पॉइंट थोड़ा सा हमको लग रहा है कि मे बी, चलो देखते हैं। पीपल आर जनरली गिवन द बोथ स्किल एंड अनस्किल जॉब, स्किल और एंड अनस्किल जॉब, भाई कहाँ से आ गया। चलो, दिस इज इम्प्लीमेंट ओनली इन रूरल एरिया इन इंडिया। चलो अब हमको ऑप्शन बी और डी में कंफ्यूज होगा। कैसे बी और डी में कंफ्यूज हुआ, तो इट इज वेज हायर वुमेन वर्कर के लिए, दिस इम्प्लीमेंट ओनली इन रूरल एरिया, क्योंकि रूरल एम्प्लॉयमेंट है तो रूरल एरिया के लिए, ओनली इन रूरल एरिया, तो हम डी पे जाएंगे और डी ही आपका राइट आंसर है। ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जो है दिस इज इम्प्लीमेंट इन रूरल एरिया ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। चलो 43 बताइए, विच द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इमरजेंसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेशनल इमरजेंसी पढ़े हैं आप, स्टेट इमरजेंसी पढ़े हैं, सब पढ़े हैं ना। नेशनल इमरजेंसी कितना है, आर्टिकल 356 में है ना, पेंशन इमरजेंसी 360 में है क्या, बताइए। नेशनल इमरजेंसी सर आप पढ़ाएं, स्टेट इमरजेंसी पढ़ाएं, फाइनेंशियल इमरजेंसी पढ़ाएं, लेकिन हेल्थ इमरजेंसी आपने नहीं पढ़ाया, यही गलत ऑप्शन है और गलत पूछा था, इसलिए डी इज़ द राइट आंसर। डी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, समझे। डी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। क्या पूछ रहा है कि इमरजेंसी के बारे में पूछ रहा है आपको हम अच्छा कौन सा आर्टिकल है जो कभी सस्पेंड नहीं होता आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है बताइए, सस्पेंड नहीं होता इमरजेंसी के दौरान, ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। आर्टिकल 20 और 21 जो है आपका नेशनल इमरजेंसी, सॉरी 20, आर्टिकल 20 और 21 जो आपका सस्पेंड नहीं होता है। आर्टिकल 19 आपका सस्पेंड हो जाता है। आर्टिकल क्या है 19, फ्रीडम स्पीच और एक्सप्रेशन, उसमें 6 पार्ट है, ABCDEF, ध्यान में आपको नहीं चाहिए। आर्टिकल 21 में क्या था, राइट टू लाइफ है, बहुत बढ़िया। आर्टिकल 22 में प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बताया गया है, ये सब आपको ध्यान में आनी चाहिए। आर्टिकल 20 में क्या WGO पार्टी है, ठीक। 17 में अनटचेबिलिटी के बारे में बताया गया है। 16 में क्या बताया गया है बताओ। 15 में क्या बताया गया है, डिस्क्रिमिनेशन कास्ट ऑफ रेस 6, ये सब आपको। 14 में इक्वलिटी के बारे में बताया गया है। 12 में स्टेट, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 44,
द फ्लोइंग नॉट अ प्रोविजन रिलेटेड टू मनी बिल। मेरा फेवरेट टॉपिक है मनी बिल, समझते हैं। मनी बिल आपका आर्टिकल 110 में मेंशन, 109 में भी बताया गया, कंफ्यूज नहीं होगा। चलो, मनी बिल में सर आपने बताया आर्टिकल 110 में मेंशन है, बहुत बढ़िया। आपने सर बताया था कि मनी बिल जो है उसमें पहचानता कौन है, तो मनी बिल को पहचानता है स्पीकर साहब, बहुत बढ़िया। मनी बिल किस में कहाँ पे आता है, तो ओनली लोकसभा में आएगा, बहुत बढ़िया। मनी बिल कहाँ आता है, लोकसभा में आता है। 110 आर्टिकल 110 में मेंशन, स्पीकर साहब उसको पहचानते हैं। राज्यसभा उस पर राज्यसभा का उसमें कोई मतलब मानिए कि मन नहीं है पास करने का मनी बिल का, लेकिन ऑटोमेटिक बिल 14 दिन में पास हो जाएगा, ठीक है। राज्यसभा का इसमें चलती नहीं चलेगा मनी बिल में, ये भी आपको पॉइंट में आनी चाहिए। इसमें प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन होना ज़रूरी होता है, ठीक है। बस अब बताइए कौन सही नहीं है, ठीक है, ये बता। अब एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये सब हम समझाए हुए हैं यार। अब जाकर देखो तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट के पास पैसा रहता है, कुछ इमरजेंसी फंड के लिए होता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या होता है कि चार्ज अपॉन होता है, उसमें सैलरी होता है। अगर एक भी रुपया निकालना है पार्लियामेंट से, तो आप पार्लियामेंट में आपको डिस्कशन वगैरह करना पड़ेगा। लेकिन आपको जैसे जज का सैलरी हो गया, और किसी कुछ जज का सैलरी हो गया, चाहे हायर पोस्ट का किसी का सैलरी हो गया, आपको निकालना है, तो आपको पार्लियामेंट से पास कराने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली चार्ज ऑन होता है और वो ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में रखा जा इसलिए जाता है क्योंकि मानिए अर्थ की हो गया, तो उसमें उस समय आपको मानिए कि थोड़ी करवाने जाएगा कि बिल उस समय पास करवाने जाएगा, तब तो लेट ही हो जाएगा, इसलिए इमरजेंसी के लिए रखा जाता है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में, ये भी आपको ध्यान में नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आप जवाब दीजिए, क्या आंसर होगा, ठीक है। मनी बिल के बारे में आप बताइए क्या आंसर होगा, ठीक है। मनी बिल में बताइए क्या सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 बताइए, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर जल्दी बताइए क्या होगा। इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, अल्टरगेशन एंड एनी टैक्स, बात सही है। क्वेश्चन नंबर 44 बताइए, क्वेश्चन नंबर 44 का बताइए। इम्पोजिशन ऑफ फाइनल लोकल अथॉरिटी फॉर लोकल पर्पस, ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 इसमें सुनो, इसमें क्या बताया, इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, अल्टरनेशन, एडुलेशन, एनी टैक्स होता है, तो होता है, आपको ध्यान में ये चीज़ आनी चाहिए। उसमें नॉट प्रोविजन एबोलिशन क्या, एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी बिल आउट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बात सही है। पूछा है कि नॉट रिलेटेड, इसमें रिलेटेड कौन सा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 44 का बताइए। सी नहीं होगा भाई, ये नहीं होगा, ठीक है, लोकल पर्पस के लिए नहीं होता है। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आपको हम जितना पॉइंट बताएं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, अल्टरनेशन एंड एनी टैक्स होता है, ये भी ध्यान में आनी चाहिए। अप्रोप्रिएशन इसमें ऑफ मनी बिल आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, हम बताएं अप्रोप्रिएशन बिल होना जरूरी है। कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये भी बात सही है। इम्पोजिशन बाय लोकल अथॉरिटी फॉर लोकल पर्पस, ये नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। चलो तो जो अभी हो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर जवाब दीजिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 45 का, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी, नॉट कवर अंडर जीएसटी के बारे में बताइए। जीएसटी के अंदर में कौन नहीं आएगा, हम आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाए हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी बताइए कौन सा आर्टिकल में है, ये भी आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। जीएसटी में कौन नहीं आता है, पेट्रोल आपका नहीं आएगा जीएसटी में, आप ध्यान में आनी चाहिए, समझे। जीएसटी में आपका पेट्रोल नहीं आएगा, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए, समझे। जीएसटी में पेट्रोल आपका नहीं आएगा। कॉस्मेटिक, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ज्वेलरी, ये सब पे लगेगा, ठीक है, ये पेट्रोल पे नहीं लगेगा जीएसटी, आपको ध्यान में आनी चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 46 का जवाब दो, 46 का जवाब दो, 46। चलो 46 का जवाब दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, क्या है कि स्टेटमेंट इज करेक्ट, कमिटी ऑन एस्टिमेट इज एड हॉक कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, और कमिटी ऑफ द रेलवे कन्वेक्शन स्टडिंग कमिटी ऑफ आउट ऑफ द पार्लियामेंट बताइए क्या सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46,
बताइए महाराज। क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन क्या है? कमिटी ऑन द एस्टिमेट कमिटी आपको लार्जेस्ट कमिटी आपको ध्यान में आनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों गलत। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। देखो, अरे सॉरी। 47 बताइए। विच द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन फ्रॉम सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या है? डेमोक्रेटिक, रेडिकल सोशलिज्म, कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 47। डेमोक्रेटिक तो होगा, ये तो पढ़ने से लग रहा है। क्या कम्यूटेशन सोशलिज्म, एक है नेहरू विजन। बी और डी में कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, है ना। डी इज द राइट आंसर, बी होगा। सोशलिज्म में कौन नहीं आएगा? तो आपका रेडिकल सोशलिज्म नहीं आएगा, डेमोक्रेटिक आएगा, कम्यूनिटेरियन सोशलिज्म आएगा, नेहरू विजन सोशलिज्म, ये तीनों आएगा, ठीक है। ब्रिक्स के बारे में इतना बढ़िया पढ़ाएंगे। बेस्ट डिस्क्राइब ब्रिक्स के बारे में बताइए। ए ग्रुप ऑफ 5 न्यूक्लियर पावर, ए ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन नेशन, ए ग्रुप ऑफ 5 मेजर इकोनॉमिक, ए ग्रुप ऑफ पोटेंशियल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फ्रॉम द। बताइए। क्वेश्चन नंबर 48। ए ग्रुप ऑफ 5 न्यूक्लियर पावर नहीं भाई। ब्रिक्स में कौन कौन है? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, है ना। और ये बताइएगा अभी ब्रिक्स में हाल ही में कौन ज्वाइन किया है? ईरान किया है, अफ़गानिस्तान किया है, कौन किया है बताइएगा, ठीक है। कौन कौन से कंट्री की है हम पढ़ा चुके हैं, आप जाकर देख लीजिए पहले, उसके बाद जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 इंटरनेशनल नहीं है भाई, गलत बात है ये। 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमिक्स, ये बात बिल्कुल राइट है। ये 5 यूएन के बारे में बोलना ही बेकार है। एक ग्रुप ऑफ 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमिक्स, सही बात है। क्वेश्चन नंबर 14 में बताइए। द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट पूछ दिया। नॉट पे यूपीएससी का बहुत ध्यान रहता है। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म बताइए। क्वेश्चन नंबर 49। नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। द फेडिंग यूनिट ऑफ कंसेंट फ्रॉम द यूनियन, द डिस्ट्रीब्यूटिव पावर तो पढ़े हैं, कंसेंट होगा। सिंगल सिटीजनशिप, ये तो होना ही है। ये इज द राइट आंसर, ये नहीं होगा। इंडियन फेडरलिज्म की बात किया हम, इसमें क्या होगा? द फेडरल यूनिट ऑफ कंसेप्ट फॉर्म ऑफ यूनियन नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव पावर विद द सेंटर, ये होगा। सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लेते हैं? यूके से लेते हैं, ध्यान में से। कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट सब बताते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट और यूनियन दोनों का हक होगा। यूनियन में यूनियन का सेंटर का होगा, स्टेट में स्टेट लिस्ट का होगा। और पार्लियामेंट जाएगी तो बना सकती है, बात खत्म। यही कहानी है। यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट का एग्जांपल पूछ देता है यूपीएससी। सीडीएस और सीएपी में ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछता है, एग्जांपल ज़्यादा बता दीजिए। इंश्योरेंस जो है आपका यूनियन लिस्ट में है कि स्टेट में है कि कॉन्करेंट में? मैरिज डाइवोर्स किसमें है? इस टाइप का एग्जांपल पूछ देता है। क्वेश्चन नंबर 50 बताइए। हिस्ट्री का क्वेश्चन अच्छा ही आता है, ये सीडीएस में तो खास कर आता है। विच आर द फॉलोइंग अबाउट स्कल्पचर एट सांची बताइए। क्वेश्चन नंबर 50। देखो इसको हैंडल कैसे किया जाता है, थोड़ा सा ध्यान ध्यान सुनो। इसको हम हैंडल कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन सबको ध्यान में सुनो। हमको इसके आंसर रियल में नहीं पता होगा, मानो एग्जाम हॉल में, तो कैसे करेंगे? इट इज़ सम स्कल्पचर देयर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या? सहल बांजी का। चलो मान लेते हैं, चलो मान के चलते चलो। द फिगर ऑफ सम इज द रिप्रेजेंटेड बाई वुमेन सराउंडेड बाई लोटस एंड एलिफेंट।
यूपीएससी यहीं पे गेम खेलेगी, हमको पता है लोकेशन। दसवें नोट मोडिफाई नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय बुद्धिस्ट आइडिया, यहाँ पे हम फंस सकते थे, यहाँ पे हम फंस सकते थे। लेकिन हमको ये पता है कि बी नहीं होगा, ऐसा नहीं पता लेकिन कंफर्म है कि बी नहीं होगा। यहाँ पे हम खेलेंगे दाव। तो 1 और 3 मेरे पास ऑप्शन में हम फंसे, ठीक है। 1 और 3 में 2 कहाँ है, खुपच कर दिए, खुपच कट दिए, खुपच कर दिए। और 1 हमको पता था कि सही होगा, 3 पे हमको डाउट था लेकिन ऑप्शन में यही दे दिया, ऑप्शन डी द राइट आंसर। ऐसे एलिमिनेट किया जाता है। अरे समझ में आया, बहुत बढ़िया। आजा 51, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द फर्स्ट टेलीग्राफिक कनेक्शन एस्टेब्लिश बिटवीन यूरोप एंड इंडिया, बताइए। अच्छा क्वेश्चन, किसी से बनने वाला क्वेश्चन नहीं। 1865 इज द राइट आंसर। फर्स्ट टेलीग्राफिक कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड हुआ था यूरोप और इंडिया के बीच में, कब, 1865 ईस्वी में, याद रखिएगा। फर्स्ट टेलीग्राफिक क्या था, फर्स्ट टेलीग्राफिक कनेक्शन जो स्टेब्लिश्ड हुआ था यूरोप और इंडिया के बीच में, कब, 1865 ईस्वी में। आपको ध्यान में ये चीज़ आनी चाहिए। चलो हु अमंग द फॉलोइंग द फाउंडर ऑफ, क्या है, वीराशिवा मूवमेंट इन केरला। क्वेश्चन नंबर 52, हु इज द फाउंडर ऑफ वीराशिवा मूवमेंट इन कर्नाटका, कर्नाटका सॉरी बताइए। बासवाना इज द राइट आंसर। फाउंडर कौन थे वीराशिवा मूवमेंट इन कर्नाटका, वीर शिवा बसवाना इज द राइट आंसर, बसवाना। ये आपको नोट करके आपको कॉपी में याद करना होगा, रिवीजन करना होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। चले आगे। द रून ऑफ हम्पी वर ब्रॉट लाइट बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, बताइए। 53, द runs of Hampi, ठीक है, was the brought light by which of the following British officer East India Company, बताइए आंसर। क्वेश्चन 53, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कर्नल कॉलिन मैगजीन इज द राइट आंसर, कर्नल कॉलिन मैगजीन। द रन ऑफ हम्पी was brought to light by which of the following British officer of the East India Company, कर्नल कॉलिन मैकेंजाई। 54 बताइए। Which of the following works was the composed by Krishna Dev Rai on statecraft in Telugu? Which of the following works was composed by, क्या है, कृष्ण देव राय on statecraft in Telugu? Question number 54, अमुक्ता मलयादा is the right answer, अमुक्ता मलयादा is the right answer. Which of the following works was the composed by Krishna Dev Rai on statecraft in Telugu? अमुक्ता मलयादा is the right answer. कंपोज कौन किए थे, कंपोज कृष्ण देव राय ऑन, क्या, स्टेट क्राफ्ट इन तेलुगु में, अमुक्त मलयादा, अमुक्त मलयादा इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, सॉइल का हम इतना बढ़िया पढ़ाए हैं, आप लोग जाकर देख लीजिए, ठीक है, सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 55 बताइए। मिलान करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 बताइएगा।
55 से स्टार्ट करेंगे अगले सीरीज में, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 से स्टार्ट करेंगे, होमवर्क है, आप लोग बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्वेश्चन के साथ आपको रिलेट भी करवा रहे हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन है, सॉइल में हम बता देंगे, ब्लैक सॉइल के बारे में थोड़ा बता देंगे, आपको एलुवियल सॉइल के बारे में बता देंगे, ओजी सॉइल क्या होता है, एंटी सॉइल, इसके बारे में तो बताएंगे ही बताएंगे। तो आपको रिलेट भी हो रहा है, प्लस में आप एक क्विज की तरह तौर पे आप ले सकते हैं, ठीक है। और आप सुनते सुनते आपको माइंड में आपको याद हो जाएगा, और लिखते लिखते, ये मेरा गारंटी है, दिस इज़ माय गारंटी, समझे। बस जैसे मैं फॉलो करवा रहा हूँ वैसे आप फॉलो करिए। 2008 तक का मैं PYQ करवाऊँगा, बीच में थोड़ा सा काम था इसलिए मैं नहीं करवाया, लेकिन अब से मैं रेगुलर करवाऊँगा, ठीक है। समझे बच्चा पार्टी? बहुत बढ़िया तरीके से बताएंगे, और इससे मैं चैप्टर वाइज में